नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश भर में। कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई और पटना की तस्वीरें आई हैं, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि वक्फ बिल का जो प्रदर्शन है उसके बाद जो उसको लेके जो सियासत हो रही है उसका बिहार की राजनीति में किस तरह से असर पड़ने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार ने कोई खुल के इस पर अपना अभी तक बयान नहीं दिया है, तो उनकी चुप्पी का क्या क्या मायने है, उसका क्या मतलब है। हालांकि जेडीयू के लीडर्स ने लोकसभा में बाकायदा समर्थन उसका किया है, आप ललन सिंह के या दूसरे नेताओं के हमने भाषण सुने हैं, लेकिन उसको लेकर के एक गंभीर सियासत है। उसके बाद से जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे दिए और दबे सुर में बहुत सारे मुस्लिम नेता उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी के इस जो बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड है उनके हिसाब से क्या उसने अपने जो सहयोगी दल हैं खासकर जेडीयू और चिराग को फंसा दिया है? क्या नीतीश कुमार को इस खेल में फंस गए नीतीश कुमार? आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का परिचय करा दूं। सुमित सर हमारे साथ हैं, शादाब जी हमारे साथ हैं, संजय सर और विचित सर हमारे साथ हैं। विचित सर, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या बीजेपी के इस दांव में दो मिनट, हाँ, सबसे पहली बात यह है कि सब लोग अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो दो मिनट रखेंगे, बाद में उस चर्चा को विस्तार दिया जा सकता है। क्या बीजेपी का जो ये ट्रम्प कार्ड है वक्फ को लेकर, हालांकि बीजेपी का दावा है कि हम ये सुधार के लिए लाए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो सियासत से अलग नहीं हो सकता। बीजेपी इसको लेकर 20 से 25 अप्रैल के बीच में देशव्यापी अभियान भी चला रही है। वो समझाएंगे खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को कि ये बिल आपके, ये कानून आपके हित के लिए लाया गया। क्या बीजेपी के इस खेल में नीतीश कुमार फंस गए हैं? सीधा सवाल। इसका सीधा जवाब है कि पहले इसी में एक सवाल से जवाब शुरू होता है कि मुसलमानों के लिए वक्फ का सवाल बड़ा है या बाबरी मस्जिद का सवाल बड़ा था। अगर बाबरी मस्जिद का सवाल इससे छोटा सवाल नहीं था तो उस बाबरी मस्जिद विध्वंस के 3 साल बाद या 4 साल बाद बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था और नीतीश कुमार उसके बाद मजबूत होते गए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे उनके वोट पर कोई असर पड़ेगा। उनको जो मुस्लिम वोट अगर मिलता था थोड़ा बहुत वो मिलेगा। ध्रुवीकरण होगी, ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को होगा और ध्रुवीकरण के उसी फायदे में नीतीश कुमार की जो ईबीसी वाली राजनीति है, अगर नीतीश कुमार सक्रिय रह गए और उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तब। दूसरी बात कि अब बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन भी वोट के हिसाब से और सीटों के लिहाज से भी ढलान पर है। ये आप देखिए कि 2020 में जिस बीजेपी को कहा जाता है कि वो 74 सीट लाई और बहुत तीर मार गई, वो 110 सीट लड़ करके 90 सीट ला चुकी है 2010 में, और नीतीश कुमार अकेले 117 ला चुके हैं। और ये सब तभी हुआ था जब बाबरी मस्जिद का सब कुछ कांड हो चुका था। तो मुझे नहीं लगता कि इससे उन पर कोई फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार इतनी राजनीति तो रखते हैं, या राजनीति की इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो अच्छे से जानते हैं कि किस मुस्लिम वोट को उन्हें टारगेट करना है और वो मुस्लिम वोट कैसे उनके लिए वोट करेगा। संजय सर, अगर बीजेपी ये मुसलमानों के हित के लिए आई है तो वो ये ट्रस्ट की कमी क्या है और बिहार चुनाव पे कैसे इम्पैक्ट डालने वाला है पूरा ये? देखिए, 2 चीज़ है। आपने चूंकि ट्रम्प कार्ड शब्द का प्रयोग किया तो थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीजेपी 2017 में जब आई दूसरे टर्म में, तो आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? धारा 370 और 2019 में धारा 370 और 35A को हटाना। इस बार जब वो आई तो एक बहुत बड़ा इशू जो था, जिसको आप आइडियोलॉजिकल इशू भी कह सकते हैं और गवर्नेंस का भी इशू कह सकते हैं, सेम वे 370 वाला इशू था। इस बार आते ही उन्होंने पहले साल के अंदर में लाते पहले ही फिर जेपीसी हुई, वे तमाम चीज़ें हुई और ला करके उसको ख़त्म किया। विचित्र जी वो बात सही कह रहे थे कि नीतीश कुमार का जो सपोर्ट बेस है बीजेपी के साथ आने से, एम वाला जो फैक्टर है वो फैक्टर एज इट इज़ मिनिमाइज हो जाता है। तो नीतीश कुमार जब थे वो राजनीति क्या कर रहे थे? मुस्लिम वोट में पासमंदा मुसलमानों की। बीजेपी का जो पूरा प्रयास है, आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर या किसी का भी देखें, उनका पूरा का पूरा आर्गूमेंट क्या है? ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इशू है, राइट? रिलीजियस इशू कह करके एक बाकी जगह जैसे प्रदर्शन की बात आपने कही थी, एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे भी चीज़ें आ रही है कि मुख्यमंत्री कोई कह रहा है कि हम इसको नहीं लागू होने देंगे। एक संसद ने, भारत सरकार का कानून है, वो अखबारों में हेडलाइन जरूर छपी थी, लेकिन पूरा बयान आप सुनेंगे तो ऐसा एग्जैक्ट वर्ड नहीं। उन्होंने कहा हम आपकी रक्षा करेंगे, उसको कुछ लोगों ने वो हेडलाइन थोड़ा सा चेंज किया है कि उसका प्रतिकार भी नहीं आया कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो पॉलिटिक्स में क्या है, परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सीए में किसकी नागरिकता चली गई भाई, या जानी थी?
लेकिन परसेप्शन में जब चीज़ कोई क्रिएट हो जाती है और कहीं इसी में, अब ये बताइए ना, किसकी ज़मीन हड़पी जा रही है कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। बीजेपी हमारे धर्म में ये कानून ला करके हस्तक्षेप कर रहा है। कानून में ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है या उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। कांग्रेस के नेता ने कह दिया कि ये उनके जो उपनेता है, स्टेटमेंट आपका टाइम अप हो रहा है। ठीक है, मैं उस पे, तो ये वाली जो चीज़ है कि नीतीश कुमार फंस गए हैं या फंस रहे हैं, खुले तौर पे उन्होंने समर्थन किया लोकसभा में, राज्यसभा में। आप पहले देखिए तो वो कई समय में नीतीश कुमार अपने आप को इस चीज़ से क्लैरिटी से अलग रखे थे, कंटेंशियस 370 इंक्लूडेड, उससे अलग रखे थे। उनका जो दांव है वो साफ है। अगर उनके वोट की संख्या कम होती है तो सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार के हेल्थ इश्यूज एक कंसर्न का कारण है उनके सपोर्ट बेस में भी। सुमित सर, बिना सवाल पूछे ओपनिंग स्टेटमेंट। नहीं, बड़ा सिंपल है। इस खेत जो आपने ये नियम बनाया, बहुत अच्छा नियम है। आपने शुरू में कहा कि क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं, ये इस पूरी चर्चा का आज का वो है। बिहार का चुनाव भी है, वक्फ पर जेडीयू का स्टैंड भी है और वक्फ पर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात शुरू कर देता हूँ। 2 मिनट में ये बोलना चाहता हूँ कि वक्फ के कानून को लेकर अभी एक बड़ी एजेंसी ने सर्वे कराया। 88% मुसलमानों ने उसका फाइंडिंग है कि वक्फ को माना कि ये उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। ये फाइंडिंग है सर्वे की, जो एक बड़े चैनल पे चला भी और उन्होंने पब्लिश भी किया, दिखाया भी। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है। कानून हो सकता है कि ज़मीन और प्रॉपर्टी को ही ठीक करने का लेकर बनाया गया हो, इंटेंशन शायद ठीक रहे हों, लेकिन जिस तरीके से लागू हुआ, जिस तरीके से बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए थे, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, वो नहीं दिखा। कहने को लोकतांत्रिक तरीके से हुआ नहीं, लेकिन 20 से 25 अप्रैल कह रहे हैं देशव्यापी अभियान चलाने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। अभी संगठन बोलेंगे तो उधर मिनट चले जाएंगे फिर। ठीक, आप ऐसे इंटरव्यू नहीं आपको कर एक्स्ट्रा सकते। टाइम नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी उसमें सबसे अधिक दिक्कत जो कहानी में है वो है ट्रस्ट डेफिसिट की। बीते 10-11 साल में जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तब से उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया। 3 तलाक वाला मामला हो गया, 370 को भी उसे जोड़ के देखना चाहिए कश्मीर में, जिस तरीके से बराबरी की बात हुई। लेकिन मुस्लिम समाज को लगता है कि हमसे बातचीत नहीं की जाती है, हमको हमारे लिए रास्ते नहीं खुले हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर देते हैं। और थैंक्स टू नंबर्स कि आपके पास मेजॉरिटी है तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इस वाले में भी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, जेपीसी बनी, 101 बैठकें हुई, दोनों सदन में चर्चा हुई, 17-17, 18-18 घंटे की चर्चा हुई, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद पास हुआ बिल। तो कहीं लोकतांत्रिक तरीके पर सवाल नहीं है, पर क्योंकि बातचीत नहीं खुली, बातचीत के रास्ते नहीं खुले, मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं बुलाया गया, प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उनके साथ नहीं बैठे, इसीलिए ये शक आता है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जब चुनाव 6 महीने दूर हैं, उनकी पार्टी के अंदर भले ही छोटे छोटे नेता हैं, पर वो रोज़ एक हेडलाइन दे रहे हैं। 5-6 अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता, एक तो पूर्व एमएलसी भी हैं गुलाम गौस, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये नीतीश कुमार के लिए कैच 22 तो है। मैं आखिर में अपनी बात खत्म करूंगा, 2 मिनट हो रहे हैं, कि नीतीश कुमार अगर पूरी तरह स्वस्थ होते, अगर पूरी तरीके से मानसिक तौर पर वो फैसले ले रहे होते, तब क्या वो ये फैसला लेते? क्योंकि अभी ये लगता है कि ये फैसला कहीं ना कहीं दिल्ली वाली जेडीयू ने लिया है, पटना वाली जेडीयू ने नहीं ये लिया। सेकंड राउंड में इस सवाल पे आएंगे। शादाब जी, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका। अब प्रमुख आपत्तियां क्या है, क्यों नहीं मुस्लिम समाज एक्सेप्ट कर रहा है इसको? जी बिल्कुल, देखिए मैं भी 2 मिनट में ही बात खत्म करूंगा। देखिए, सुमित जी ने बिहार की बात की, मैं पूरे देश की तरफ ले चलता हूं आपको। देखिए, आज चूँकि जुमा था, जुमे की नमाज होती है, तो आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए, जैसे कोलकाता में हुआ, मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, लखनऊ में भी एक छोटा प्रदर्शन हुआ जो एक शिया संप्रदाय के लोगों ने किया। तो इस तरीके से देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कन्विंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कार्यशाला की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम नेताओं को और अपने प्रवक्ताओं को बुलाया और उनको प्रशिक्षित किया कि आपको क्या समझाना है मुस्लिम कम्युनिटी को या मीडिया को क्या समझाना है। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अप्रैल में सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं और सऊदी अरब से बहुत स्ट्रैटेजिक टाइज हो रहे हैं, कई मामलों में बहुत व्यापारिक संबंध जो है सऊदी अरब से बढ़ रहे हैं। तो शायद ये सरकार नहीं चाहती है कि जिस समय नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में हो, वहाँ यहाँ देश में प्रदर्शन चले। दूसरी बात यह है कि देखिए, खाड़ी देशों में करोड़ों की तादाद में भारतीय रहते हैं, वो मुस्लिम भी हैं,
नॉन मुस्लिम भी, आप जैसे दुबई चले जाएं, आप अबू धाबी चले जाएं, आप और बहरीन चले जाएं, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ में आप चले जाएं, तो आपको बड़े बड़े जो व्यापार करने वाले लोग जो है, आपको गुजराती और महाराष्ट्र के मारवाड़ी, आपको बड़े बड़े बनिए मिलेंगे जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है। तो इस बात को सरकार समझती है कि देखिए ये इंटरनेशनल इशू बन जाता है। अगर जैसे आपने वक्फ पे यहाँ कुछ किया, प्रदर्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों की एम्बेसी भी है, वो भी रिपोर्ट करती है अपने यहाँ। तो सरकार ये चाहती है कि सौहार्दपूर्ण विदेशों से कोई संबंध खराब ना हो। अब जैसे सीए के मामले में आपने देखा कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे एनआरसी में। आपने सीए तो लागू हो गया, एनआरसी सरकार नहीं लागू कर पाई। तो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, जैसा कि अभी सुमित जी ने उठाई, तो मैं भी ये मानता हूँ कि देखिए तमाम आपत्तियाँ मुस्लिम कम्युनिटी की हैं इस वक्फ बोर्ड को लेकर, जो नया कानून आया है उसको लेकर। और जो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। जैसे अगर आप कोई इतना बड़ा जो संशोधन लेके आने वाले थे, अगर वो कंसल्टेशन करते या कम्युनिटी के लोगों से बुलाकर बातचीत करते, तो शायद मुझे लगता है कि बेहतर होता। आपको सुझाव भी मिलते, सरकार को सुझाव की भी ज़रूरत होती है कि आपको सुझाव मिलते और उसके बाद आप उसको लागू करते। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगले राउंड में जब फिर बात होगी तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है। इस सीट जो ट्रस्ट डेफिसिट वाला है, एक राउंड इस पे और करके उसके बाद फिर हम एक बार नीतीश पे दोबारा आएंगे। ये जो 11 साल से मोदी जी की सरकार है, सरकार बार बार ये कहती है कि हम जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबको आगे ले चलने की बात है, और बार बार ये भी गिनाया जाता है कि सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसके बेनिफिशरीज जो है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको मिल रहा है। लेकिन उसी में वोट जिहाद की बात भी आती है और दूसरी तरह के तमाम स्टेटमेंट पॉलिटिकल लीडर्स के आते हैं, जिससे माहौल ख़राब होता है। अब ये विश्वास का जो संकट है, जैसे शादाब जी ने भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में और बहुत सारे देशों में जो रिश्ते हैं और उनको तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ से उनके जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिले, तो उसी कड़ी में जो सौगाते मोदी आया, फिर अब ये इस बिल को समझाने के लिए बीजेपी जाएगी, एक व्यापक अभियान छेड़ रही है, 5 दिन का पूरा अभियान होगा। उसके पहले वर्कशॉप कर रहे हैं स्टेट हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। आपको लग रहा है इससे बात बनेगी, विश्वास का जो संकट है वो दूर होगा, और ये इसको लेके और आगे और क्या किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जिक्र किया खाड़ी के देश और तमाम वो देश, अभी यूएई के भी क्राउन प्रिंस आए हुए थे, बड़ा अच्छा इसके मतलब वक्त एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन या संसद में जिस समय पास हो रहा था उस समय आए थे, कोई इशू नहीं था। वहाँ जाएंगे भी कोई इशू नहीं होगा। ये तमाम भ्रांतियों के बावजूद विडंबना ये है कि सारे के सारे जो मुस्लिम देश हैं उनके साथ एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान मोदी जी के संबंध बहुत अच्छे हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आए थे कितनी अच्छी बातें कर करके गए। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम कहीं है तो इंडोनेशिया में है, वहाँ अच्छी बात हुई। समस्या ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, जो वक्त में भी आपने देखा होगा जिन मुस्लिम नेताओं ने जो उनके अपने जो भी किसी भी लेवल के थे जिन्होंने सपोर्ट किया, कई लोगों के साथ उनके घर में घुस के मार पिटाई हुई। तो एक चीज़ आपके मन में शुरू से डाल दिया जाता है, जिस समय से वो बच्चा मतलब पैदाइश के बाद से, कि बीजेपी जो है आपके लिए जहरीला है, और उनके मन में तमाम तरह की वो चीज़ें डाल दी जाती हैं कि ये जो है आपको मार देगा, काट देगा, ये राइट फैलाएगा, फलाना करेगा, चिल्लाना करेगा, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो विश्वास का संकट अभी नहीं जाने को है किसी नियर फ्यूचर में। बच गया कि सरकार की तरफ से क्या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। हम क्यों सीए जैसे कानून को मुस्लिम विरोधी मानते हैं, हम क्यों वक्फ बिल जैसी चीज़ों को, तो अगर ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है तो 2013 का भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, या 1954 का भी कानून उसी तरह का था। तो आप कोई भी चीज़ बीजेपी करती है जहाँ कोई भी चीज़ मुस्लिम रिलेटेड होता है, ट्रिपल तलाक आज के डेट में हमें बताइए कि प्रोग्रेसिव कानून था या नहीं था, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ कि हमारे धर्म के मामले में आप घुस रहे हैं। ये तो धर्म का मसला है ही नहीं। आप जिस कारण से वक्फ की प्रॉपर्टी दी जाती है, क्या उसके लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था? देश में 50 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के पास है। बिहार की चर्चा हो रही थी, 2 लाख से ज़्यादा एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। पीआईबी पे जो था उसमें तो तकरीबन 10 लाख एकड़ की बात थी, और बाद में कुछ अलग रिपोर्ट्स में ज़्यादा होने का भी दावा। पीआईबी का ही देख लीजिए, पीआईबी के ही 38 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़, लगभग वो 49 लाख 9 लाख संपत्तियां हैं। 49 लाख करोड़ संपत्तियां नहीं कह रहा हूँ मैं, जमीन का वो कह रहा हूँ। चलिए, एक्सपेंशन वो डेटा एक बार 50 लाख करोड़ दोबारा क्रॉस चेक करेंगे। डेटा मतलब वो पीआईबी के साइट पे है।
तो अगर उसमें से आप देखेंगे कि किसी तरह का जो भ्रांति फैलाई जाती है, जो कोई साथ आता है, इसमें भी कई लोगों ने, मुस्लिम धर्म के लोगों ने समर्थन किया। कैथोलिक जो बिशप वो जो भी उनका है, उन्होंने उन लोगों काफ़ी मुखर रूप में आए। बच जाता है लव जिहाद, वोट जिहाद। अब ये तमाम चीज़ें, मतलब ये कोई कहा ना, वोट जिहाद की बात किसी ने कही ना, वो बीजेपी ने नहीं कही, वो शुरू ही किसी कांग्रेस नेता के माध्यम से। यानी बीजेपी के नेता भी तो स्टेटमेंट देते क्यों रहते हैं नहीं ना, देंगे? विवादित बयान। क्यों नहीं देंगे? अगर वहीं के लोग कहेंगे तो क्यों नहीं देंगे? लव जिहाद जैसा वर्ड बीजेपी का कॉइनेज नहीं है। उसी बात को अगर केरला के लोग कहते हैं तो आप उसको बीजेपी का वो बता देते हैं। नहीं उससे बीजेपी का तो नहीं ढक जाएगा ना, ठीक है किसी नहीं, और ने शुरू BJP किया कहे, हो, लेकिन अगर हो रहा है कोई चीज़ ग्राउंड पे रियलिटी है तो हम सब चीज़ को कारपेट के अंदर जो भी मतलब है उसको ब्रश कर दें। किसी भी समय कोई बात खुले नहीं। आपके बात कह दिया कि एक कानून जो था वो संविधान और पूरे जो लीगल सिस्टम है उसके ऊपर था, कि मैंने कह दिया कि ये जो जहाँ बैठे हुए ये ज़मीन मेरी है और इस पे कोई और कानून नहीं चलेगा, तो ये चल सकता है क्या? ये संवैधानिक है क्या, या संवैधानिक था क्या? तो पहली चीज़ ये है कि वो भ्रांति दूर होनी जरूरी है। वो भ्रांति आप दूर होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जहाँ भी है सबके अपने अपने वोट के कॉम्बिनेशन हैं। जो विरोध कौन कर रहा है? विरोध का स्वर जो लेकर के आए इस बिल को 2013 में, क्या वो अच्छा बिल था? कांग्रेस वो कर बीजेपी ने तो सपोर्ट किया था उस बिल को। बीजेपी की ये जो भ्रांति थी, वहाँ पे जो नेता लोग बोल रहे थे उस समय में, वो नेता आप देख लीजिए जो बोले और बाद में फिर क्या हुआ। तो कोई भी पार्टी अपनी एक सिचुएशन के हिसाब से कई चीज़ें बदलती हैं। उस समय भी उनके यहाँ काफ़ी सारा तरह का एक मतभेद चल रहा था बीजेपी के अंदर, बीजेपी के अंदर इस कानून को लेकर के काफ़ी मतभेद चल रहा था। वहाँ जो हुआ, कई बार पॉलिटिक्स के हिसाब से, गवर्नेंस के हिसाब से जब आपको पता चलता है कि इस कानून में ये खामियां हैं और इसके कारण ये हो रहा है, तो आखिरकार बहुत सारे कानून में, इस वक्त को छोड़ दीजिए, बाकी कानून में भी अमेंडमेंट हुए हैं ना। जो कानून लेकर के आए वो उन्होंने अमेंडमेंट को प्रेस ठीक है सर, आपने अपनी बात की। सुमित सर, ये जो यही सवाल है जो विश्वास का संकट है, देखिए उसमें 3-4 आपत्तियां हैं जो खासकर तौर पे हमने भी पढ़ी हैं। एक तो जो उसमें एक क्लॉज लाए हैं कि आपको वक्फ करने के लिए 5 साल इस्लाम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उसको लेकर के एक आपत्ति है। एक आपत्ति ये है कि जो वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम कम से कम होनी चाहिए, इसको लेके आपत्ति कि अगर हिंदुओं और दूसरे धार्मिक उनके लिए बोर्ड्स के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं, तो हमारे ऊपर ये क्यों लादा जा रहा है। इसके अलावा जो बाय यूज़र वाला क्लॉज है उसको लेकर के कि उसमें जो सरकारी संपत्तियां हैं या जो कोर्ट में मामले उस पर लागू नहीं किया, तो 3-4 जो लिमिटेशन वाला वो 4-5 ये उन तो मुस्लिम समाज को आपत्ति ये है कि ये हमारे खिलाफ जानबूझ के किया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से बताया जाता है कि वक्फ ने जहां बोल दिया वो हमारी है, उनका एक लीगल प्रोसेस है और वक्फ बोर्ड में सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई मजहबी जमात से कोई आके उठ के बैठ गया, वो सरकार के कंट्रोल में वो बॉडी होती है। सरकार खुद कहती है वैधानिक इकाई है। तो वो सब आपत्ति, ये विश्वास का संकट क्यों है, कैसे दूर होगा? क्योंकि ये सिर्फ वक्फ की बात नहीं है, तमाम मुद्दों में रोज बरोज हम मीडिया रिपोर्ट्स में, चर्चाओं में हिंदू मुसलमान का मुद्दा आके खड़ा हो जाता है इस तरह का। देखिए, जब से बिल पास हुआ, अब करीब 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद से लगातार कानून बने भी 5-6 दिन हो गए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया कि देश में कानून बन गया है। अब यही नया कानून ही है। अब सरकार वक्फ बोर्ड से वक्फ काउंसिल अपने हिसाब से बना सकती है, जो भी उसके नियम कायदे तय हुए। इसके बाद से हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? उन राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ये भी देखिए, बीजेपी की सरकारें जहाँ हैं वहाँ पर स्वागत किया गया इस बिल का। यूपी में जगदम्बिका पाल पहुँचे, ट्रेन से उतरे, मुसलमानों ने स्टेशन पे स्वागत किया। बीजेपी दफ्तर में स्वागत हुआ, दिल्ली में, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी के इलाके में, मिदनापुर में तो हिंसा तक हो गई। मुर्शिदाबाद माफ़ करिएगा, मुर्शिदाबाद में हिंसा तक हो गई। प्रोटेस्ट हुआ जेडीयू की पार्टी के अंदर, कुछ नेता, जैसे मैंने पिछली बार में कहा, कुछ नेता खुलकर सामने आ गए। ये दिखाता रहा कि राजनीति भी इसमें हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार का इंटेंशन शायद अच्छा रहा होगा, शायद ये लैंड रिफॉर्म के लिए है, मैं मानने को तैयार हूँ, पर जो अप्रोच किया गया ना उसको लेकर संदेह पैदा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2013 में जो काम कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार ने किया था कि चुनाव के ठीक पहले, चुनाव मई में होने थे और अक्टूबर के आसपास ये 2013 में ये संशोधन लेकर आए थे, जो कि पिछले उस 95 के बाद का संशोधन था। और
पावर्स दी। जो बात संजय जी बोल रहे हैं कि भाई आपने अथॉरिटी बना दी और उसको क्या क्या बोला गया, अथॉरिटी बोला गया ना वक्फ बोर्ड को, और वो उसको एक्सट्रीम पावर दे दिया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया और उसको एक्सट्रीम पावर दे दिया गया। उसी से तो दिक्कत शुरू हुई। अगर कांग्रेस ने, हालांकि उस वक्त बीजेपी ने विरोध नहीं किया था, बीजेपी भी संसद का हिस्सा थी, सबने मिलकर संयुक्त तौर पे पास किया था। आपको शहनवाज हुसैन का आपको भाषण याद होगा जो उन्होंने बीजेपी की तरफ से बोला था, और उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि वक्फ की संपत्तियां पे इंक्रोचमेंट है, आप हटा नहीं रहे हैं और आप मिले हुए हैं। तो उस टाइम बीजेपी इसी वक्फ कानून का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि इंक्रोचमेंट हटाने की बात कही और कहा कि उसको पूरी प्रॉपर्टी वापस दिलाइए। ऐसे तो लालू यादव का बयान भी है, जब लालू यादव रेल मंत्री 2008 में, तो वो भी कह रहे थे कि वक्फ की जो कुछ आपको करना चाहिए, जो लालू यादव खुलकर आज इस बिल के विरोध कर रहे हैं। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद रहा है, कई मुकदमे चल रहे हैं, केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर असम तक, हर जगह मुकदमे चल रहे हैं और उनका सॉल्व होना ज़रूरी है। बहुत बड़ा लैंड बैंक है ये। किसी भी देश के विकास में ज़मीन की आवश्यकता होती है, चाहे तो आपको फैक्ट्री लगानी हो, चाहे आपको अस्पताल खुलवाने हो, चाहे तो आपको यतीम खाने खुलवाने हो, लेकिन वो ज़मीन किसके पास है, वो किस इंटेंट से उसके पास है। क्योंकि जैसे हम लगातार इस चर्चा में कहते आ रहे हैं कि रेलवे, डिफेंस और फिर वक्फ, ये तीन इस ऑर्डर में ज़मीनें हैं हिंदुस्तान में सबसे अधिक। तो भाई रेलवे की और डिफेंस की ज़मीन तो सरकार अपने हिसाब से अपने कैबिनेट नोटिफिकेशन से और संसद से पास करा के ईज आउट करा सकती है, उसको निकाल सकती है, लेकिन वक्फ में ऐसा नहीं हो सकता था। मैं मानता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो अप्रोच किया गया इस बिल को लागू करने को लेकर, हालांकि लोकतांत्रिक तरीका था, पर एक बार के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर या बीजेपी अध्यक्ष के स्तर पर ये कोशिश होनी चाहिए थी कि जो भी मुसलमानों की सबसे बड़ी बॉडीज़ हैं उनके नेताओं तक पहुँचा जाए, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे जो भी लोग हैं, मैं नहीं जानता, शायद आप बता पाएंगे, इन बॉडीज़ तक अप्रोच करना चाहिए था। और हालांकि इन बॉडीज़ के लोगों ने आके जेपीसी की मीटिंग के दौरान अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, अपनी बातें की हैं, पर देश वही संविधान तो कानून से चलेगा ना। और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है तो नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नंबर माने या ना माने, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, या आप कह सकते हैं कि बीजेपी को तो 35-40% लोगों ने वोट किया, 60% लोग तो उनके विरोध में हैं, पर देश तो ऐसे चलता है कि कहीं ना कहीं तो लकीर खींचनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो माननी पड़ेंगी या नहीं माननी पड़ेगी। कमिंग टू द बिहार, मैं बिहार पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वक्त पे हम लंबा वीडियो कर चुके हैं, जिसको 3 लाख के ऊपर उसके व्यूज़ हो चुके हैं, बहुत उसको पसंद किया गया। अब मामला पूरा का पूरा पॉलिटिकल हो गया है। ममता बनर्जी का कहना कि आप डरिए मत, आपकी ज़मीन को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। नीतीश कुमार के लोगों का बागी हो जाना, अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनका ये कहना, गुलाम गौस का कि भाई मैं राष्ट्रपति से अपील करता हूँ, उस वक्त उनका बयान आया था कि आप हस्ताक्षर ना करें, लौटा दें। जिन्होंने इस बिल पे हस्ताक्षर किए हैं, जो इसके साथ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह के बयान किए। तो ये मामला तो गर्म रहेगा। अब ये पूरा सियासी मामला है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है, चीफ जस्टिस की बेंच है, 3 सदस्यीय बेंच है, खुद संजीव खन्ना साहब इसकी अगुवाई करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सबसे बड़ी जिसको लेके मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उसका ये तय करना कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है या एक ज़मीन सुधार के लिए लाया गया बिल है, लैंड रिफॉर्म है या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। ये डेफिनेशन जब क्लियर करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब पूरा मामला साफ हो पाए। शादाब भाई, फिर बिहार वाली ही बात है, आपको लग रहा है कि वक्फ जो संशोधन कानून है ये विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा और एक किस्म का ध्रुवीकरण, हालांकि बिहार से आने वाले लोग मानते हैं कि बिहार में उस तरह का वो यूपी जैसा नहीं चलता, उस लेवल का ध्रुवीकरण वहाँ नहीं होता, क्या उस तरह की चीज़ हो सकती है? क्योंकि अब जेडीयू और बीजेपी जरूर उनके अलायंस में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट उस ढंग से मिलते नहीं। चाहे आप लोकसभा का उदाहरण देख लें या पिछले विधानसभा के 10-12% से ज़्यादा वोट मुस्लिम मिलता नहीं है। तो बिल्कुल, देखिए जो देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। जैसे आप उसमें यूपी ले लें, आप बंगाल ले लें, आप असम ले लें, आप केरल ले लें, आप वेस्ट बंगाल ले लें, कहीं पे 18% है, कहीं पे 35%। बिहार में भी 18%। हाँ, तो ये इन राज्यों में क्या है कि जो राजनीतिक दल जो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करते हैं, उनके लिए देखिए एक स्टैंड तो उनको लेना पड़ेगा क्योंकि वोट चाहिए। अगर आपने देखिए स्पेसिफिक बिहार की बात की तो देखिए नीतीश कुमार का स्टैंड बदलता रहा है, लेकिन मुस्लिम वोट उनको मिलता रहा है। एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम वोट है, वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है क्योंकि बिहार के मुसलमानों को हमेशा ये लगता है कि नीतीश कुमार सेकुलर है। वो भाजपा के साथ चले गए हैं तो भी वो सेकुलर हैं, क्योंकि वो उन्होंने हर इशू पे बात की है। आपको याद होगा कि
एक बार नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए नीतीश कुमार पीछे हट गए थे। एक टाइम वो भी था कि जब इतना वो तो छोड़ भी दिया था उन्होंने एनडीए, वो तो एक इतना भी उनको परहेज रहा है। बाद में वो साथ भी चले गए, फिर आए फिर गए, लेकिन अभी भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार पे भरोसा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पे सपोर्ट किया है भाजपा को, तो उससे उनका मुस्लिम वोट छिटक सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नीतीश कुमार देते रहे हैं। एक जमा खां हैं, वो भी नीतीश कुमार के कोटे से इस सरकार में भी मंत्री हैं। गुलाम रसूल बलियावी वो राज्यसभा सदस्य रहे। एक अली अनवर को उन्होंने राज्यसभा भेजा था। तो बहुत मुस्लिम नेताओं को नीतीश कुमार ने अपने राज्य में आगे बढ़ाया, उनको सत्ता में भागीदारी भी दी, लोकसभा राज्यसभा चुनाव भी लड़ाया। एक मुनाजिर हसन नेता हुआ करते थे, जेडीयू में थे, वो काफ़ी नीतीश कुमार ने उनको हाउस भेजा। आप साबिर अली को देख लीजिए, उनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा बनाया, फिर उनको पार्टी में रखा। तो नीतीश कुमार एक सेकुलर राजनीति के एक पुरोधा रहे हैं। उनको आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से मुस्लिम वोट नाराज़ है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर आप वक्फ संशोधन की बात करें तो देखिए, इसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है। देखिए, कई क्लॉज ऐसे हैं, जैसे दिल्ली की बात होती है। अभी सुमित जी ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल है उसको कांग्रेस के टाइम में काफ़ी पावर दिया गया। देखिए, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कांग्रेस के टाइम में हैंड ओवर कर दिया गया वक्फ बोर्ड को। अब आपको मैं बताता हूँ वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। देखिए, वो जो 123 प्रॉपर्टीज़ है उनमें कुछ प्रॉपर्टियों पर डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे ये ओबरायज़ होटल है, उसके पीछे की एक प्रॉपर्टी है। आप यहाँ चले जाइए, निज़ामुद्दीन में प्रॉपर्टी है, उसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मस्जिद है, खानका है, दरगाह है। उसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ नहीं है। जो लोग बार बार दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, उनमें मस्जिदें भी बहुत ढेर सारी हैं, तो उस पर विवाद नहीं है। देखिए, बात यह है कि जो मुस्लिम संगठन है उनको लगता है कि इस कानून के आने के बाद जो सरकारी हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सरकार का अपर हैंड हो गया है सारे। और जिस तरीके से जो वक्फ बाई यूज़र को हटाया है, तो वक्फ बाई यूज़र को हटा दिया, लेकिन एक क्लॉज ला के उन्होंने उसका हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगता है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंतज़ाम उनके हाथ में था, जैसे ट्रस्ट में जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लाया गया, फिर सरकार बोर्ड में नहीं, देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ट्रस्ट में लाए हैं ये। देखिए, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल। हाँ, नहीं, इसमें क्या है, जैसे कोई मुस्लिम, जैसे सपोज़ किया मस्जिद है, तो उसकी 2 कमेटी होती है। एक कमेटी तो ये होती है जो उसको संचालित करती है, जिसमें इमाम होते हैं, जो मुअज्जिम होते हैं। उसमें सरकार ने कोई दखल नहीं दिया है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उसमें भी हिंदू मेंबर ला रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। वो सफाई दी सर, वो सरकार ने, अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई हम उसमें तो कोई दखल नहीं दे रहे हैं। नमाज तो जाहिर सी बात है कि इमाम ही पढ़ाएगा, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर क्या करेगा। जो उसका ट्रस्ट बनेगा, यानी जो उसके व्यापारिक मामलों को देखेगा कि कितना किराया आ रहा है, कौन किराएदार है, और जो भी उसके व्यापारिक मामले हैं, ट्रस्ट में उन्होंने शामिल किया है। तो मुस्लिम संगठनों को ये लगता है कि ये जो ट्रस्ट में भी जो उन्होंने डाला है, तो उससे उनकी प्रॉपर्टी छिन सकती है। तो अब देखिए, उस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो लेकिन मोटे तौर पे यह है कि जो मनभेद है वो बहुत ज़्यादा है। अब सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, केंद्र सरकार को, कि भाई उसको वो लोगों को समझाए, लोगों को मनाए, बताए। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिस पर संगठनों को आपत्तियां बहुत ज़्यादा हैं। वो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या हल निकालेगा, ये तो अब भविष्य ही बता सकता है। कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए था। देखिए, इशू ये है कि इसके पहले संसद में पास होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, उसके पहले कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो अगर इतनी तत्परता है, और कंसल्टेशन की एक बात चूँकि बार बार हो रही है, कंसल्टेशन आप किनसे करेंगे? जो किसी भी चीज़ पे एक ही तरह से देखते हैं, उनका कोई भी इशू शुरू से देख लीजिए, चश्मा का पावर जो है ऊपर नीचे नहीं होता है। कंसल्टेशन तो तब भी करना होता है, लोकतंत्र में कंसल्टेशन तो प्रक्रिया है ही है। हुआ ना, जब संसद ने, सर्वोच्च संस्था क्या आप कहते हैं, भारत की संसद, जब संसद ने बना दी एक जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों हाउस के सदस्यों को मिला करके, जिसमें सभी पार्टी के सदस्य थे, तो उससे बड़ी कोई संस्था नहीं हो सकती ना उस विधेयक के लिए। उससे बड़ा कोई संस्था नहीं हो सकता, जिसको वो लाएगी, फिर उसके बाद उस बिल को कैबिनेट जो उनके रिकमेंडेशंस हैं उनको अप्रूव करती है, उसमें कुछ खारिज करती है, और उसके बाद वो बिल के शेप में आता है। तो कंसल्टेशन का प्रोसेस उन लोगों के साथ हुआ। आपत्ति है कि प्रधानमंत्री के लेवल पे नहीं हो, तो प्रधानमंत्री के लेवल पे हर कुछ, प्रधानमंत्री तो उस दिन संसद में भी नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो क्यों हर चीज़ प्रधानमंत्री के लेवल पे होना चाहिए? या प्रधानमंत्री, ऐसा तो नहीं है कि उसके पहले या उसके बाद मुस्लिम नेताओं से नहीं मिलते हैं।
आप मूल चीज़ ये है कि बीजेपी मतलब एंटी मुस्लिम, एनीथिंग बीजेपी डज इज़ एंटी मुस्लिम। कहीं भी किसी भी चीज़ को ये धारणा, और जितने मुस्लिम संगठन के ज़्यादातर नेता हैं, कुछ अपवाद स्वरूप ही हैं जिनको अपवाद स्वरूप मैं कह रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा तो हर समय कि कोई भी इशू हो उस पर एक ही तरह का वो आएगा। तो कंसल्टेशन जितना वाइडर हो सकता था उतना वाइडर तो हुआ मेरे ख्याल से। अब सेटिस्फैक्शन लेवल की बात है तो सेटिस्फैक्शन लेवल पे मैं कानून के प्रावधान को हर समय दूसरे तरह से लेकर के चलूँगा कि मुस्लिम सेकंड क्लास सिटीज़न कहे जाते हैं, मैं कहता हूँ कि हिंदूज़ इस देश में सेकंड क्लास सिटीज़न है। आप देख लीजिए, अब जैसे चर्चा हुई कि हिंदू बोर्ड में नहीं है, हिंदू जो टेम्पल्स हैं अकेला ये है जिसका संचालन सरकार का जो भी रेवेन्यू आता है सरकार के पास जाती है। क्या किसी मस्जिद का रेवेन्यू जाता है सरकार के पास? किसी गुरुद्वारे का जाता है? किसी चर्च का जाता है? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या उनके लिए हिंदूज़ के अपने पर्सनल लॉ ही जब बना तो बहुत सारी चीज़ें वो हिंदूज़ पे लागू हुई ना, जो हमारे यहाँ था ही नहीं। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कैसे लागू हो गया भाई? यहाँ तो हिंदू धर्म में 7 जन्मों का साथ है, शादी हो गई तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ आप कहते हैं वैसे ही शोर मच लगता है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप, हमारे धर्म में हस्तक्षेप, हमारे धर्म में हस्तक्षेप। एग्ज़ाम के लिए अगर मतलब कहीं कोई कहता है कि भाई आपके गंजी बनियान की चेकिंग होती है और वहाँ कोई कहता है कि भाई अगर बुर्के को हटा करके या चुनाव के समय में भी होता है तो धर्म में हस्तक्षेप हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो नेता हैं वो अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ना चाहते और समाज को, मुस्लिम समाज के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज जो है उसको भ्रमित रखना चाहते हैं। इससे फ़ायदा क्या? मतलब ओपन चैलेंज था ना कि आप बताइए कि आप चैरिटी के लिए क्या काम करते हैं। ये तो बीजेपी मुस्लिम लीडरशिप तैयार करने के लिए क्या करे? कुछ टिकट दे, मुस्लिम लीडर तैयार करे, तभी तो बात बनेगी। आप टिकट तो बीजेपी देती नहीं है। ये तो एक अलग सवाल है कि बीजेपी मुस्लिम को टिकट दे, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना, कि टिकट देने के दिखाने के लिए। अरे भाई तो टिकट तो कांग्रेस ने टिकटों की संख्या कितनी कर दी? जितने देते थे आज कितने दे रहे हैं आप देख लीजिए। कांग्रेस में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना है? सबसे बड़ी हितकारी पार्टी है ना मुस्लिम की। कितना दे रही है कांग्रेस और कहाँ दे रही है? आज के डेट में बताइए मुस्लिम के सबसे प्रोमिनेंट नेता कांग्रेस में कौन है? कौन है? एक नाम तो बताइए। ये बहुत सारे हैं, एक नाम बताइए ना। सलमान खुर्शीद है, अभी सलमान युवा खुर्शीद, नेता। अरे भाई सलमान खुर्शीद इमरान कहाँ? प्रतापगढ़ी अब हैं। सलमान खुर्शीद को कभी कभी कहीं किसी इमरान मसूद यूपी में हैं। कार्यक्रम के लिए उनको याद कर लिया जाता है। वोट जिहाद उन्हीं की पत्नी का था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्हीं की पत्नी के स्टेटमेंट पे हंगामा शुरू हुआ था। एक आर्टिकल उन्होंने वक्त पे किसी अखबार में मेरे ख्याल में लिखा, सलमान खुर्शीद साहब ने, यही था। हाँ, आज़ादी वाले नारे वो जरूर लगाए थे सीए के टाइम में। सलमान खुर्शीद साहब को अगर आप कांग्रेस का मुस्लिम नेता आज के डेट पे कहेंगे तो मेरे ख्याल में और भी होंगे, तुरंत रिकॉल करने की बात है। आप 2-4 हम लोग वाइंड अप करते हैं। संजय जी का एक मैं जवाब दूँ। देखिए ऐसा है कि देखिए जहाँ तक मुस्लिम लीडरशिप की बात है, देखिए ये तो सभी पार्टीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि भाई वो सभी धर्म, संप्रदाय, जातियों को रिप्रेजेंटेशन दे। देखिए ये ज़रूर है कि बीजेपी इस मामले में थोड़ी पीछे रह गई। आप इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, आपको याद होगा कि शहबाज हुसैन उस समय केंद्रीय मंत्री थे। मोदी जी भी आए थे तो मुझे याद है कि दो मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए थे भाई, और उन्होंने पत्रकार रहे एमजी अकबर, उनको राजमंत्री भी रखा था, विदेश राजमंत्री थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा लगता है कि भाजपा की पॉलिसी चेंज हुई और मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन था वो खत्म हो गया। लोकसभा में भी खत्म हो गया, राज्यसभा में भी खत्म हो गया। एक ज़रूर उन्होंने नॉमिनेशन किया है, कश्मीर से एक उन्होंने मुस्लिम गुर्जर को नॉमिनेट कराया है राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो आपत्तियां उठती रही है, मुझे लगता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी एक जो उनकी राजनीति है उसको सूट करता होगा कि भाई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना दें तो हो सकता है उनको उसका राजनीतिक फ़ायदा मिलता हो। दूसरी बात, इन्होंने और तमाम सवाल उठाए कि भाई बुर्के पे अगर जो कहीं आप जाते हैं तो एग्ज़ाम देने से आप नहीं रोक सकते, या कुछ लोग आपत्तियाँ करते हैं। देखिए इसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी थोड़ा रैशनल व्यू रखना चाहिए कि भाई आप स्कूल का जो ड्रेस है उसको फॉलो करना चाहिए। आप ठीक है, हिजाब की बात अलग होती है, बहुत से लोग लड़कियां हिजाब लगा के जाती हैं, या सिख धर्म में है कि वो पगड़ी पहन के जाते हैं या कृपाण रखते हैं, तो वो चलता रहा आज़ादी के बाद से। हर देश में जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका एक धार्मिक रीति रिवाज होता है, पहनावा होता है, वो पूरी दुनिया में उसको मान्यता मिली हुई है। सिर्फ भारत अकेला देश नहीं है, यूरोप के देशों में भी इसको मान्यता मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री रहा है आज़ादी के बाद से। जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने इसको एक सेकुलर कंट्री माना है। लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब आपको कोई बताए कि आपको क्या पहनना है,
आपको क्या खाना है, आपको कब उठना है, कब सोना है, कब आपको अपनी परंपरा कैसे निभानी है, या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा रैशनल होकर सबको सोचना चाहिए इस बारे में। मैं भी सुमित सर, बस बोलना चाह रहा था, संजय जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि जो 3 तलाक का कानून आया, इनफैक्ट कई सारे मुस्लिम मुल्कों में भी इतना कट्टर कानून नहीं था जितना हमारे यहाँ था, और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था मुस्लिम महिलाओं के लिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था, ना जाने क्यों नहीं किया गया। इतने कांग्रेस की सरकारें 55 साल 60 साल के आसपास रही। हालांकि वो भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसको वो किया, उसके बाद फिर कानून बना। हाँ, मतलब हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना कि तलाक जरूरत को है। उन्होंने असंवैधानिक हाँ, गैर कानूनी जरूरत बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तब भी नहीं बनाया था ना कानून, तो नहीं कानून नहीं, उसके बाद बीजेपी उन्होंने आदेश दिया सरकार को बनाने के लिए। तो आपकी बात ये का इंटरवीन मैं हुआ सुमित ना। जो कह रहे हैं एक लाइन का, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, कहा, फिर उसके भी बाद विरोध। भी कांग्रेस और बाकी सब और जिनके साथ आप कंसल्टेशन सभी तो विरोध में ही थे, कहाँ मान रहे थे? उसके बाद भी विरोध कर रहे थे। देखिए, या तो देश में आप सरकार मानो या सरकार नहीं मानो, है ना। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, बीजेपी ने किया तो हम नहीं मानेंगे, बीजेपी की सरकार क्यों बन गई, क्यों नरेंद्र मोदी पीएम बने हुए हैं। भाई, देश की आवाम ने चुना है, ये बात सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लगातार 3 चुनाव जीते हैं भाई, कोई मामूली चीज़ नहीं है। 2 चुनाव तो मेजॉरिटी के साथ जीते हैं, बड़ी मतलब 200-300 के ऊपर सीटें आना कि आज की डेट में जब इतनी पार्टियां देश में हो गई हैं, आसान बात नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद संजय जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसे नेता जो लगातार बयानबाजी करते हैं बीजेपी से कि 80-20 का चुनाव है, हमको उनकी फिक्र नहीं है, हमको 80 की फिक्र है, बटेंगे तो कटेंगे, ये इस तरह की बयानबाजी आती रहती है। संघ प्रमुख बोल रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे खोदने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक कोई आदमी भुचल्ला निकल आता है और जो दिन भर सुर्खियों में चलता है, फिर कोई करणी सेना निकल आती है, कोई ब्राह्मण समाज निकल आता है, कोई ठाकुर समाज निकल आता है और वो प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस पर लगाम लगाने के लिए ऊपर से कहने के बावजूद भी नीचे जो लोग सरकारें चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपकी तो अपनी सरकार है ना, आपकी एक पार्टी की सरकार है, ऊपर प्रधानमंत्री भी एक आप ही की पार्टी का है, तो उसकी बात तो सुन लो। सरसंघ चालक भी आपकी विचारधारा का है, उनकी बात तो सुन लो। मत सुनो पूर्णेंदु की बात, मत सुनो शादाब की बात, मत सुनो संजय सिंह की बात, मत सुनो सुमित अवस्थी की बात, उनकी बातें तो सुन लो। आप क्या चाहते हो कि शादाब अपना नाम बदल ले? नहीं ना। क्या आप चाहते हो कि हर जगह जो लाल किले हैं उनका नाम बदल कर वहाँ पर कुछ और हो जाना चाहिए? नहीं ना। जब आप ये नहीं चाहते हो, ये ऐसा इतिहास है, तो इसको ऊपर से बात कही जाती है, नीचे इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। जब नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो मिसट्रस्ट पैदा होता है। तब लगता है कि आप इस कानून को फॉर एग्जांपल वक्फ कानून को बनाने के पहले एक अच्छा बातचीत का रास्ता खोल लेते तो शायद अच्छा होता। अपोजिशन की कमी क्या रही? अपोजिशन को लगा कि टीडीपी और जेडीयू को हम मैनेज कर लेंगे, हम इतना हंगामा क्रिएट करेंगे कि टीडीपी और जेडीयू सरकार के पक्ष में वोट नहीं करेगी और बिल संसद में आके गिर जाएगा। उनको ये पता ही नहीं चला कि कब पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार के द्वारा कन्विंस हो गए। सरकार ने जो तरीके बताए इस बिल के फ़ायदे के, सरकार ने जो उनके राज्यों के लिए पैकेजेस दिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो मखाना बोर्ड बनाने की बात हो, तमाम चीज़ें जो नीतीश कुमार सालों से बोलते आ रहे थे वो सब बीजेपी ने मान ली इसी तीसरे टर्म में। तो ये तमाम चीज़ें जब बीजेपी कर रही थी तो राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, आपस में लड़ रहे थे। इंडिया है कि नहीं, इंडिया रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, इंडिया का तो चुनाव के लिए था। जब आप आपस में ही एक राय नहीं हो तो क्या लड़ोगे भारतीय जनता पार्टी? सवाल ये जो चूंकि बिहार का था हमारा सेंटर पॉइंट, नीतीश कुमार को स्वास्थ्य को लेके जो बार बार सवाल उठा है और हमने देखा वक्फ को लेके उनका कोई अब तक स्टेटमेंट बयान नहीं आया है। बिल्कुल। तो क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, बहुत सारे नेता आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू तो कोई और चला रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में। अपने इंटरव्यू में आज प्रशांत किशोर भी बोले हैं कि नीतीश बाबू नहीं, नीतीश के बाबू सरकार चला रहे हैं। नीतीश बाबू नहीं, नीतीश के बाबू, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ सरकार चला रही है। देखिए, जिस तरह की नीतीश कुमार जी की तबीयत के बारे में हम सब ने देखा, किसी बुजुर्ग आदमी की तबीयत पर पब्लिक फोरम पर डिबेट करते हुए, चर्चा करते हुए अच्छा नहीं लगता। पर ये बात सच्चाई है कि वो सामान्य नहीं दिखते हैं। ऐसा हम लोग तो दूर हैं, हम लोग तो देख नहीं रहे, पर जो छवि सामने आती है स्क्रीन पर, टीवी पर, जिस तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं, जिस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, वो चिंता पैदा करती है। और बीजेपी के नेताओं का अश्विनी चौबे जी का कह देना कल, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, कि भाई उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, और वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ही कि आप दिल्ली आ जाइए, चुनाव 6 महीने दूर हैं, बोले अभी इनको प्रधानमंत्री बना दो, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ बना दो। इस तरीके के बयान आने शुरू हो गए। निशांत, उनके बेटे का एक्टिव होना और कहना कि भाई आप डिक्लेयर करो कि हमारे अंदरूनी राजनीति का भी मामला है कि अश्विनी साहब को तो इस बार लोकसभा का टिकट मिला था।
मेरे ख्याल से हार गए थे। अच्छा, हार गए थे। हाँ। हाँ, वो अपने बेटे को, मतलब वो जो भी है, पर बयान तो है ना। और ये मतलब बयान देने का हम जब चर्चा कर रहे हैं, अश्विनी चौबे वहाँ पर एक बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार पर लगातार दबाव पड़ रहा है चारों तरफ से। अभी तक बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने बड़े स्मार्टली एक लाइन पकड़ी हुई है बिहार में कि चुनाव उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जीतने के बाद भी वही होंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन जीतने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो दोनों तो फिर भी एक ही पार्टी के थे, यहाँ मामला कुछ और है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए